हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का अध्याय 4 परमाणु की संरचना। तो अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये आप सुन लीजिएगा। विभिन्न प्रकार का पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न उठता है, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं? इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम परमाणु कणों और परमाणुओं को विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे यह पता चलता है कि यह कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। ठीक है। अब है पदार्थों में आवेशित कण। ये क्या है? इसमें कुछ क्रियाकलाप है। देखिए, इसमें कह रहा है कि सूखे बालों में कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करती है? फिर दूसरा है कि कांच के एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए। इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। इन क्रियाकलाप से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? ये आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु क्या है? साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। ये कह रहा है कि 19वीं शताब्दी तक ये जान लिया गया था कि परमाणु जो होता है ना, वो साधारण भी नहीं होता है और अविभाज्य कण नहीं होता है। ठीक है, वो विभाज्य कण होता है, बल्कि इसमें एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। और इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी। यानी इलेक्ट्रॉन से पहले खोज हो गया था एक नया विकिरण का, जिसे गोल्डस्टीन ने खोजा था, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया था। ठीक है। ये किरणें जो थी ना, वो धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुक कणों की खोज की। यानी जो गोल्डस्टीन ने 1886 में जो विकिरण की खोज की, उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। वो किरण धनावेशित विकिरण थे, जिसके द्वारा उसी के द्वारा अपरमाणुक कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। यानी जो उन्होंने खोज किया ना, उस कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। यानी जो उन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था, वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को e⁻⁻ के द्वारा और प्रोटॉन को p के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश देखिए, द्रव्यमान इसका मास होता है वो 1 इकाई होता है, और इसका आवेश जो होता है वो +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। प्रोटॉन का +1 और इलेक्ट्रॉन का -1। ऐसा माना गया कि
परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि यह कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। देखिए, माना गया था कि परमाणु जो होता है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों से बनता है, जो आवेश को संतुलित करता है। जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु के भीतरी भाग में होता है और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब आते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। तो हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। ठीक है, परमाणु क्या था? अविभाज्य था और अविनाशी, यानी जिसको कोई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता था और उसको विनाश भी नहीं किया जा सकता। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। ठीक है, अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया, यानी जे टॉमसन पहले व्यक्ति थे। अब टॉमसन का परमाणु मॉडल सुनिए। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। जो इलेक्ट्रॉन थे, क्रिसमस केक जो होता है ना, उसमें लगा जो सूखा मेवा है ना, उसकी तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जो धनावेश है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हुए हैं। ठीक है, मैंने क्या आपको पढ़ाया? टॉमसन का परमाणु मॉडल देखिए, धनात्मक गोला देख लीजिए कैसे वो इसमें लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। अब आते हैं, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इनका नाम है ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन। 1856 से लेकर 1940 तक इनका जीवन काल रहा। इनका जन्म हुआ 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निर्देशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार दिया गया। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। यानी परमाणु क्या होता है? एक धन आवेशित गोला का बना होता है। जो धन आवेशित गोला होता है ना, उसको परमाणु कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यानी इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव आवेश जो होता है परिमाण में समान होता है, इसलिए परमाणु जो होता है उदासीन होते हैं वैद्युतीय रूप से। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझा नहीं जा सका, जैसे कि हम आगे देखेंगे। अब देखिए, अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, पहले इनके बारे में जान लेते हैं कौन है। ई रदरफोर्ड, जिनका जन्म काल 1871 से 1937 मतलब 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रो में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता था। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला।
अब इनके बारे में जानते हैं क्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। अनरेस्ट रदरफोर्ड यह जानने को इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है, यानी इनको जानना था कि भाई कैसे परमाणु के भीतर व्यवस्थित हो गया इलेक्ट्रॉन। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पे लटकाया, ठीक है, टकराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे और सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। वे धनावेशित होते हैं। इनका द्रव्यमान 4u होता है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी था, इसलिए उन्होंने इनकी अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ये देख लीजिए सूक्ष्म की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन कैसे हुआ है। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे यह परिणाम मिले कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हुए और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम इस प्रकार अविश्वसनीय था, जैसे कि अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं तो वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। इस प्रयोग को निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में क्रियाकलाप करते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहिए। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ एक आवाज़ सुनेगा। अगर वो इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज़ सुनाई देगा। कि जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तारों से घिरी हुई चादरवादी पे पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे से नहीं टकराएंगे, कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान है जिसके बीच पत्थर निकल जाता है। तो इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं और बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु के पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की 10⁵ गुना छोटी है। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो नाभिक के चारों ओर जो होता है ना, वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार जो होता है ना, परमाणु का आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये सब उन्होंने बताया। अब है देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार अक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर वो ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बोर का परमाणविक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पे उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की।
इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस विकित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, यानी इस कक्षा में चक्कर नहीं लगाने से इनका ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये निल्स बोर है, इनका जीवन काल देख लीजिए, 1885 से 1962 है। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई, दी थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, और एटॉमिक थ्योरी, और थर्ड क्या है, डी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। हाँ, तो इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है, देख लीजिए। अब बोर का परमाणविक मॉडल क्या होता है? हाँ, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए निल्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, जिससे मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन क्या होता है? 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, जो अनावेशित भी था और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर भी था। इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन के छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन का एन में दर्शाया गया है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उपस्थित होते हैं के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे विकृत होते हैं देख लीजिए। इसमें कुछ नियम बनाया गया है इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए, जिसे बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम से नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। जहाँ n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या k कोष में होगी, दूसरे कक्ष या l कोष में होगी 2 × 2⁴² एंड 8, तीसरे कक्ष या m कोष में होगी, चौथे कक्ष या, ये सब देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे होता है। सबसे बाहरी कोर्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक उनसे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। अब इसके पढ़ने संयोजकता क्या होता है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। संयोजकता क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बड़ी स्कीम से हम जानते हैं किसी परमाणु का प्रथम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणु के प्रथम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं, ये रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रकृति अपने प्रथम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है।
परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह करने या उनका त्याग करने से, यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, यह उस तत्व की संयोजकता शक्ति कहते हैं, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई थी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, ये प्रत्येक के परमाणुओं के बृहत्तम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जा सकती है। क्या आप बता सकते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बृहत्तम कक्ष में 2, हीलियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बृहत्तम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बृहत्तम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना आसान है, अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन इस प्रकार किया जा सकता है कि इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। अब पढ़ना है परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या। देखिए, तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है, जिसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणुओं में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इस प्रकार कार्बन के Z बराबर 6। इस प्रकार एक परमाणु का नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब है द्रव्यमान संख्या किससे कहते हैं। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27U है, जिसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। देख लीजिए, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को किस पर लिखा गया है। अगला पॉइंट है समस्थानिक क्या होता है। देखिए, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है, जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले लीजिए। इसके 3 परमाणविक स्पीशीज होते हैं, जैसे प्रोटियम हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, ट्राइटेरियम हुआ। इनके 3 परमाणविक स्पीशीज होते हैं। ये कह रहा है सब के बारे में कि प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण होते हैं कार्बन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये सब दिया हुआ है। इस उदाहरणों के आधार पर समस्थानिक को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को 3 समस्थानिक होते हैं।
पोटेशियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूप में पाया जाता है, जैसे इसका द्रव्यमान 35U और 37U होता है, जो 3:1 के अनुपात में होता है। और तब अब ये प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। क्लोरीन का ये औसत परमाणु द्रव्यमान होगा, ये फॉर्मूला के द्वारा निकाला गया है, 35×5U। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ना, वो उसमें उपस्थित जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हम प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान का गणना करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन की समस्थानिक होगी और औसत द्रव्यमान होगा 35.5U। अब क्या अगला पॉइंट है कि समस्थानिक अनुप्रयोग। कुछ समस्थानिक के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। अब आते हैं संभारिक। दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। दो तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के जोड़े को अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या कम है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं। ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। अब आते हैं आपने क्या सीखा इस पूरे चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुआ था वो जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने किया। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती। नील्स बोर ने द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल सबसे अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षा में वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को जांचा या खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणुक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण अवस्थित होते हैं, प्रोटॉन धन अवस्थित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु की कक्षों को KLMN नाम दिया गया है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। संभारिक वे पदार्थ हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये हम लोगों ने आज पूरे चैप्टर में पढ़ा। ये कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप अच्छे से। मैं आपको छोड़ रहा हूँ देखने के लिए। ये सब क्वेश्चन भी देख लीजिए। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। ये क्वेश्चन सब है इम्पोर्टेंट वाला, इसको आप अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। देख रहे हैं पूरे क्वेश्चंस बने हुए रो में।